डिटॉक्स फास्टिंग। फास्टिंग का एक पहले वाइड अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसका डेफिनेशन जो दिया गया है कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, definite period of time with intention to give complete physical, physiological, mental rest. Should I repeat again? Fasting means complete abstinence from taking any kind of food. Point number one. For a definite period of time. एक लाइन और ऐड करेंगे, टेकन अप वॉलंटरीली, मतलब इच्छा से, टेकन अप वॉलंटरी with intention to give rest, complete physical, physiological, mental rest. इसकी परिभाषा ये है। हिंदी में इसे हम उपवास कहते हैं, जिस शब्द का अर्थ है ईश्वर के पास। उपवास, वास मीन्स रहना, उप मीन्स नियर, तो नियर टू गॉड। तो हर धर्म में ईश्वर के पास जाने की व्यवस्था को उपवास कहा गया है। और वैसे भी अगर आप ध्यान करोगे, समाधि लगाओगे, तो आप क्या खाना तो खाओगे नहीं। अगर आप समाधि में बैठे हो, पहले के ऋषि मुनि संत जो है, अगर 2-2 दिन तक समाधि की स्थिति में चले जाते थे, तो वह कहाँ भोजन करते थे? खाना तो खाते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे, तो उपवास ही तो हुआ। इसका मतलब दुनिया का हर काम सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो उपवास से होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है और उसको सर्जरी करनी होती है, तो सर्जरी के पहले 2 दिन तक उसको खाना बंद कर दिया जाता है। तो बिना खाना बंद किए सर्जरी भी नहीं हो सकती। ईश्वर के समीप रहना है तो भी हमें भोजन को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन अपने गुण लेकर आता है। गुण कौन से? तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। तो भोजन अपने गुण लेकर आएगा। राजसिक खाना खाएंगे तो राजसिक गुण अपने आप आ जाएंगे। अब जब तक सात्विक खा रहे थे, कोई भी राजसिक या तामसिक विचार नहीं आ रहे थे, बहुत स्फूर्ति थी, बहुत काम करने में मजा आया। फिर होली आई तो राजसिक और तामसिक भोजन ग्रहण करना शुरू किया। तो सडनली राजसिक और तामसिक भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो विचार बदले, काम करने की क्षमता बदल गई। अब जितना काम अपन कर पा रहे थे अभी सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए, उसका 10% भी नहीं कर पा रहे। जैसे ही हमने भोजन का क्वालिटी को चेंज किया, अब वो चेंज 2 दिन की बजाय 2 दिन होता है, पर वो एक्सटेंड हो जाता है 10 से 12 दिन। उसके बाद नॉर्मल आने में, अब घर में जो चीजें बनी हैं, जो कि स्वाभाविक है कि हर त्योहार में बनती है, तो उसके खत्म होने तक पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। उसको आनंद नहीं, खाए नहीं तो फिर क्या? अभी भी जीवन में आनंद की अनुभूति मतलब भोजन से ही होगी। अभी आप लोग एग्जाम देने के बाद जो फर्स्ट आएगा तो एक दूसरे से पार्टी मांगेंगे, खाने का ही रहेगा। तो भोजन हमेशा गुण लेकर आएगा, पर उपवास जो है वो हमेशा सत्व गुण लेकर आता है। उपवास का स्वभाव है सत्व। हो सकता है उपवास के पहले हिस्से में जब शरीर से गंदगी निकले तो विकार, गंदगी विचारों में भी बाहर आ सकती है, पर जब जैसे ही ये पूरा शुद्ध होता जाएगा, आपके विचार का स्तर बदल जाएगा, आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी, आपकी वासनाएं बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा सिर्फ और सिर्फ उपवास। फिर वापस भोजन बदला, फिर सारे विकार, विचार, वासनाएं फिर जागृत हो जाएंगी। अभी अब मीठा नहीं खा रहे थे तो ठीक था, अब जैसे ही खाना शुरू किया थोड़ा कल तक देख लेंगे, परसों बंद कर देंगे, 2 दिन और क्या हो जाए, इतना बनाया है। तो फिर आज घर में इनका जन्मदिन है, कल उनका था, परसों हमारा है, तो अभी 2 दिन और वेट कर लेते हैं, बर्थडे वर्डे मना करके फिर उसके बाद छोड़ेंगे। ये मानसिकता हर इंसान की है। तो बताओ ये अलग कैसे हुआ? ये एक व्यक्ति की विचारधारा तो नहीं हुई। हर व्यक्ति अपने अंतर मन में शुद्ध स्वच्छ भोजन ही करना चाहता है, पर सामाजिक परिस्थितियों में और
प्रतिदिन जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस, यू हैव सो मेनी अटैचमेंट्स, वी हैव सो मेनी अटैचमेंट्स विद सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी पीपल अराउंड. So whenever there is emotional change, we get affected. खत्म, ये तो खाना ही चाहिए. सालों से चॉकलेट त्याग कर दिया, उस दिन इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ, एक चॉकलेट उठाया, पूरा खा लिया. छोड़ो ना, बाद की बात देखेंगे, अभी तो जी लें. जीवन तो आज का ना, बस हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे. उसमें कौन सा हमें कोई बड़ी बीमारी होने वाली. हाँ, बट जैसे कोई बीमारी के अंग या कोई भी टच होते हैं तो सीधा बड़ी ही सोचते हैं. अच्छा, फाइनल है. तो किसी बोले पेट में दर्द हुआ तो बोले हार्ट अटैक की तभी. पहली संभावना वहीं जा रही है. अरे भाई, आप दौड़ रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, रोज नियमित भोजन पे नियंत्रण है, सात्विक भोजन है, योग भी कर रहे हो, तो फिर ये संभावनाएं उतनी न्यूनतम हो जाती है. नहीं होंगी ये नहीं कहूंगा, बट ब्लॉक तो हर व्यक्ति के हाथ में. 50-60 तो हम सब लेके घूम रहे हैं. 50-60 ब्लॉक तो हर कोई लेके घूम रहा है. बट हम निरंतर उसकी सफाई भी करते रहते हैं. जो नहीं कर रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, तो उसका हार्ट तो कंप्लीट ब्लॉक में जाएगा. और कंप्लीट ब्लॉक में जाएगा तो हार्ट को खून ही नहीं मिलेगा तो धड़केगा कैसे. तो उपवास अपना गुण लेकर चलता है, और उपवास शारीरिक मानसिक शुद्धिकरण के लिए किया गया. चिकित्सा में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो किसी भी धर्म में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, और राजनीति में भी उपवास का बहुत बड़ा महत्व है. उपवास करते हैं तो सरकार भी सुनती है. उपवास, गांधी जी ने उपवास किया तो अंग्रेजों को झुकने पे मजबूर किया. क्या, एक तरफ हिंसात्मक लोग लगे हुए थे, हिंसा करने के तरीके से देश को आजाद कराने में, और एक तरफ अहिंसक लोग लगे हुए थे. और फाइनली दिखाई तो ये दिया कि अहिंसक लोग हिंसक से आगे निकल गए. हिंसा वालों की हार नहीं हुई, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है उनको उस प्रोसेस में वो करने का. पर आखिरी में रोल कौन ले गए, कौन ने, किन्होंने बाजी मार ली, अहिंसक लोगों ने. जो है कि हम अहिंसक थे तो लोगों ने उनको ज्यादा मौका दिया, और वो सारे लोग जो कि हिंसक में उद्देश्य से ही गायब हो गए, या उनको फांसी दे दी गई, या उनको मृत्यु दंड दे दिया गया, या वो खुद उन्होंने अपने आप को गोली मार ली परिस्थिति को देखते हुए. पर उन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया. तो जो उपवास, जब भी हमें लगे कि हम लाइफ में स्टक हैं और वी आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस इन आवर लाइफ, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टार्ट इज द फास्टिंग. फास्टिंग करते ही क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाए. इसलिए उपवास को 3 हिस्सों में बांटा गया है: धार्मिक उपवास, राजनीतिक उपवास, और चिकित्सीय उपवास, चिकित्सा के दृष्टिकोण से किया जाने वाला उपवास. तो ये उपवास का पहला क्लासिफिकेशन है. दूसरा क्लासिफिकेशन है उपवास का उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से. ड्यूरेशन अगर 1 दिन का है, 1 से 3 दिन का है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग. ठीक है. अगर उसका ड्यूरेशन 3 दिन से लेकर के 10 दिन 12 दिन तक का है, तो इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ फास्टिंग, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग. अब वो एक और इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग है, डोंट कंफ्यूज दैट. इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग बता दूंगा. इंटरमीडिएट फास्टिंग. और तीसरा जो 10-12 दिन से लेकर के लगभग 30 दिन 40 दिन तक किया जा सके, 40 डेज एक मैक्सिमम स्पैन बोलते हैं. तो 40 डेज के जो स्पैन, 6 वीक्स का जो स्पैन है, उसको लॉन्ग फास्टिंग बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन, द फास्टिंग इज क्लासिफाइड इनटू शॉर्ट, इंटरमीडिएट and long. And we have also heard about intermittent fasting. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कैसे किया जाता है, क्या उसका मेथोडोलॉजी है, और क्या बेस्ट टेक्निक होगी, क्या बेस्ट मेथड होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के लिए, और वो कैसे हमारे शरीर पर एक्शन करता है.
बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो कुक्ड फूड है, क्योंकि कुक्ड फूड एसिडिक होता है, ठीक है। दूसरा है एनिमल फूड, जो एनिमल से आने वाला फूड है या फैट है। तीसरा एडिक्शंस, नशा। तो क्या क्या हुआ बीमारी का प्रमुख कारण? कुक फूड, एनिमल फूड्स एंड एडिक्शंस। तो बीमारियों के 3 प्रमुख कारण हैं, और इस समाज में सबसे ज्यादा ये तीनों चीजें ही फैली हुई है। एडिक्शंस की भर भर के भरमार है, ठीक। एनिमल फूड लोगों को अच्छा लगता है, अब तो ये भी नहीं रह गया, अब तो ब्राह्मण भी एनिमल फूड बड़े इंटरेस्ट ले लेके खाते हैं, है ना। और लोग बोले हम घर में अलाउड नहीं है पर हम बाहर खा लेते हैं। वैश्यों में भी देखा गया कि वो लोग, अग्रवालों में था कि वो लोग नहीं खाएंगे ये सब चीजें, पर वो लोग भी इस चीज का भरपूर सेवन करते हैं, भले घर में नहीं करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज है तो घर में भी करते हैं। क्षत्रिय तो उनको तो कभी मनाही थी ही नहीं, क्योंकि उनको क्षत्रिय स्वभाव ही वैसे रखना है। शूद्र उनको भी मनाही नहीं थी कि वो ना खा सके। तो इस तरह से अब जो पहले 4 वर्ण बताए गए, उस वर्ण सिस्टम पे कुछ नहीं रह गया, सब अपने अपने अनुसार से इसको डिवाइड कर लिया। तो ये तीनों चीज जब बीमारी का कारण बन बैठी, तो अब समाज में सबसे ज्यादा तो यही चीजें चलती हैं, एडिक्शंस, फूड एंड एनिमल फूड्स। तो अगर एनिमल फूड जाएगा तो उसको इंटेस्टाइन में बहुत टाइम लगेगा। ये एक चार्ट जो बुक्स में दिया हुआ है, ये आपको देखना होगा कि सपोज हमने सुबह नाश्ता लिया, तो वो कब तक बड़ी आंत के एंड तक पहुंचेगा। हमने लंच लिया, तो देखो सुबह अगर किसी व्यक्ति ने खाया, जो हरे में मार्क किया गया है, तो जो सुबह खाया है वो उसका कुछ हिस्सा आ गया है, ठीक। उसके बाद लंच का हिस्सा और डिनर जो रात में लिया। तो ये कंटिन्यूस पाइप में क्या पड़ा हुआ है, चीजें पड़ी हुई है, और ये स्लगिश धीरे धीरे मूव हो रही है। मेन क्या है, ब्लॉकेज यहाँ पर आता है रेक्टम के पास में, वहां पर आके चीजें रुकती हैं, स्टोर होती हैं। प्रॉब्लम वही आएगी ना जहाँ पर चीजें स्टोर होती हैं, बाकी जगह तो पाइप है तो मूवमेंट चल रहा है। पर जहां पर आप शादी में जा रहे हो, वीआईपी रोड होते हुए जा रहे हो, रास्ते पर भारी ट्रैफिक है, तो धीरे धीरे जा रहे हो। बट आप जहाँ शादी वाली जगह पे पहुंचे, वहां पर आपको गाड़ी पार्क करना था, वहां जगह ही नहीं है। अब वहां जगह नहीं है तो क्या होगा? तो अब लोग इस ये दुनिया में क्या कर रहे हैं, इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे वाली चीजों को, चाय पी के, कॉफी पी के, ज्यादा पानी पी करके, या फिर लैक्सेटिव्स का उपयोग करके, दवाइयों का उपयोग करके, वो इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताओ, ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं और पीछे से आदमी धक्का मारेगा तो डैमेज होगा कि क्या होगा? और गाड़ियां आपस में भिड़ेंगी भुड़ेंगी और फिर और ज्यादा डैमेज होगा। तो वो चीज, जितने लोग हम लैक्सेटिव्स का उपयोग कर रहे हैं पेट साफ करने के लिए, ये चूरन तो वो चूरन, तो ये इसबगोल तो ये त्रिफला, तो ये प्रपंच तो वो प्रपंच, सारा जो प्रपंच कर रहे हैं, उससे क्या पीछे से बस धक्का मार रहे हैं, चल निकल। अरे सामने का तो ब्लॉक खोलो। सामने का ब्लॉक कैसे खुलेगा? रेक्टल इरिगेशन एनिमा से। तो अगर सामने का ब्लॉक खुला तो पीछे वालों को बाहर जाने में, तो अगर जगह बन गई पार्किंग स्पेस में, तो पीछे आने वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। तो मेजर प्रॉब्लम है दिस। इसलिए 2 बड़े सॉल्यूशंस आते हैं कि एक तरफ हम एनिमा से जो स्टोर में आ रहा है, हम, आप ये समझिए, वो मलाशय तो सिर्फ स्टोरेज प्लेस है, रेक्टम इज जस्ट अ स्टोरेज प्लेस where all the waste will come and get accumulated over there. It has nothing to do more
stays for a longer time because the bulk has not bulk नहीं बना है, तो because of there is no bulk, in that case that will start getting fermented. सड़ेगा ना, कोई भी चीज बाहर खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा वो चीज. तो दैट्स व्हाट, ये ह्यूमन साइकिल का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ट्रैवलिंग, अभी ये मेरी सुबह का नाश्ता जैसे तैसे बड़ी आंत में पहुंचा है, और अभी हम लोग रात में भर भर के फिर खा रहे हैं, और अगले दिन पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, फिर भी हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर भी हमने लंच किया, फिर भी हमने डिनर किया. अरे भाई, यहाँ पता चल गया कि यहाँ ट्रैफिक जाम है, तो इधर जो ट्रैफिक वाले हैं उनको रूट को डाइवर्ट कर देना चाहिए, ताकि अब दोबारा पीछे बैक, तो डाइवर्ट कैसे होगा, दूसरे रास्ते से निकालना पड़ेगा. तो वैसे ही अब ये व्यक्ति गंदगी निकली नहीं है मलाशय से, हाथों में पड़ी है. और मलाशय में क्यों नहीं जा सकता, ये आप समझने की कोशिश करो. मलाशय में तब तक नहीं जा सकता अगर मलाशय फुल है, तो ये पीछे वाला आने वाला कैसे वहां जाएगा. इसलिए अब उसने पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, इसका मतलब मलाशय पूरा खाली नहीं हुआ, इसका अर्थ यही होगा ना. विल दैट बी द रीजन. पेट साफ होने का मतलब मलाशय ही तो खाली होगा ना, आंतों की तो चीज बाहर निकल के आएगी नहीं, क्योंकि आंतों से तो चीजें मलाशय में आके स्टोर होती हैं. तो इट विल कम एंड गेट्स, ऐसा थोड़ी ना कि मैं ऐसा पेट पे 4 बार हाथ घुमाऊंगा तो ऐसे पेट से चीजें निकल के वो हो जाएंगी. इट विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू रीच देयर. अभी यहाँ से भिलाई जाने में अगर जितना समय लगना है उतना ही लगेगा ना. ऐसे तो नहीं कि मैं ऐसे आंख मूंद करके ऐसा खोला तो देखा मैं भिलाई में. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन इन द बॉडी इटसेल्फ. तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पेट ठीक से साफ नहीं हुआ पर नाश्ता पूरा किया, फिर वो ये ब्लॉकेज तो चल ही रहा है, और ब्लॉकेज के बाद फिर लंच भी पूरा खाए, फिर भारी भारी लग रहा है तो चाय भी पिया, उसके साथ बिस्किट नाश्ता उसका भी किया, बहुत भारी लग रहा है, चाय पीने से अच्छा लगेगा, फिर वो सब भी निपटा लिया, तो फिर रात तक खाना नहीं खाऊं तो कैसे चले, कमजोरी नहीं आ जाएगी मेरे को. कमजोरी नहीं आ जाएगी. और मुझे ये लगता है कि रात को सोना ही तो है, खाना किस लिए खाना भाई, उसके लिए ना तो भरा भरा तो भूख नहीं लगती है. नकली भूख, नकली भूख, नकली भूख और आदत. ये बताइए, आपको भूख नहीं लगती फिर भी तो खाते हो ना आप. आप ये बताओ, सुबह अभी मैं 10 साढ़े 10 बजे 3 पराठा और सब्जी खाया, उसके साथ 1 कप चाय पी लिया, आपको लगता है 1 बजे मेरे को भूख लगने वाली है? विश्वास मानो मेरे को भूख लगने वाली है, पर 1:30 बजे मेरे लंच का टाइम है. तो ये माइंडसेट है हमारा. ये माइंडसेट टाइम पे तो चीजें अच्छी होने लगती है. टाइम होता ही है तो हमारे पेट को लगता है कि हमें खाना चाहिए. तो एक बार आपने भी डॉग का एग्जांपल दिया था, ये वो वही सेट कर रहे हैं यहाँ पे. हाँ, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट वाला जो हमने बताया. तो इस समझ के साथ इस शरीर को अगर समय समय पर, अब आप बोलोगे सर इतना कहाँ समा सकता है, अरे तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया, मुंह से लेके गुरुद्वार तक की जो सरफेस एरिया आधा बैडमिंटन कोर्ट है, आप ये इमेजिन कर लो कि आधा बैडमिंटन कोर्ट यहाँ से भी बड़ा है, उसमें क्या क्या रख सकते हो आप. तो आप 8 दिन 10 दिन तक भी खाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सरफेस एरिया बहुत है. हाँ तो आगे बनाएगा ही वो. अब ज्यादा भरोगे तो फूलेगा भी ना. अपन ज्यादा भर पेट खा लेते हैं तो पहले पेट फूलता है, पहले यहाँ पर फूलता है, और फिर ज्यादा ज्यादा अगर 2-4 दिन से ठीक से पेट साफ नहीं हुआ है तो ये सब फूलता है. और फिर आप पादहस्तासन करके दिखाओ. झुकते नहीं बनता. तो सूख जाए तो टूथपेस्ट को खुला छोड़ दो, सामने वाला हिस्सा क्या होगा, तो मैं भी अब नीचे से मैं पेस्ट निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा. कैसे निकलेगा.
रास्ते में गुठलियां बन गई तो कैसे निकलेगा? रास्ता तो ब्लॉक कर दिया ना, वो तो छोटा सी है। एक गुदद्वार की जो स्पेस है वो इतनी छोटी सी है, उसमें एक छोटा सा पाइप जा सकता है। तो अब उसमें इतना बड़ा अगर ब्लॉक है तो पीछे की चीज कैसे निकलेगी? फिर अब पीछे से धक्का मारोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स करोगे तो छिल जाएगा हाथ। और यही लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स का कारण है। अगर ये बीमारी का ये एस्पेक्ट नहीं समझा तो पाइल्स क्यों हुआ? बार बार प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने से वो जो रुका हुआ मल है वो उसके साथ साथ आपके वेन्स पर प्रेशर पड़ रहा है, आर्टरीज पर भी प्रेशर पड़ रहा है, वो फूल रही है। तो आप प्रेशर लगाओगे तो वो भी फट जाएंगी, और जैसे ही वो फटेंगी खून बहना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। पाइल्स में ब्लीडिंग दो तरह के पाइल्स होते हैं, पेनफुल पाइल्स और ब्लीडिंग पाइल्स। तो पहला ताकत लगाई तो ये वेन्स फट गई, और दूसरा ताकत लगाई तो वो जो कड़ा मल था उसने नरम मुलायम त्वचा को छील दिया तो क्या हुआ? वहां पर घाव बन गया। तो घाव बन गया तो अब हर बार जब वहां से कोई चीज निकलेगी और उस घाव को छुएगी तो क्या होगा? और कितना पेन होगा? ऑपरेशन में उतने हिस्से को डेड कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है, और उसकी जगह पर एक हीलिंग टिश्यू डाल देता है। बट मेन फायदा ऑपरेशन से इसलिए होता है क्योंकि वो आपको खाना बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन पहले खाना बंद कर दिया और 4-5 दिन तक आपको खाना खाना नहीं है, क्योंकि फाइल्स के बाद आपको फास्टिंग पे ही रखेंगे। तो अगर कहीं पर नया रोड बना है, रोड डैमेज हो गया तो क्या करोगे आप? रिपेयर करोगे, और तुरंत आप गाड़ी चला दोगे तो घर के बाहर वो सीमेंटीकरण करते हैं ना, अब उसको अभी किया और थोड़ी देर बाद आप गाड़ी चला दो तो क्या होगा? तो वो उस चीज को हीलिंग करके टिश्यू डाल देते हैं उसके ऊपर, टिश्यू डाल के उसको रिपेयर कर देते हैं, या पेनफुल हिस्से को वहां से इरोट कर देंगे, और समय लेंगे कि ताकि वो हील से फिर बॉडी खुद ही हील करेगा उस चीज को। मुश्किल काम है ना, हीलिंग तो नेचुरली ही हो रही है। बट अब आपको सर्जरी हो गई तो आपका माइंड ब्लॉक है, मैं खा नहीं सकता, मुझे लिक्विड पे रहना है। अभी एक बेरियाट्रिक सर्जरी होती है किसी की जिसको पेट काट के छोटा किया जाता है, उनको लगभग 120 डेज तक सिर्फ लिक्विड खाना है, सिर्फ लिक्विड। बेरियाट्रिक सर्जरी 120 डेज तक ओनली लिक्विड। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब जिसमें पेट को काट के छोटा कर दिया जाता है, स्टमक इज बीन कट। पेट को छोटा कर दिया जाता है। देखो क्या होता है, आपका पेट एक इलास्टिक पाउच है, तो इसमें 1.5-2-2.5 किलो तक का भोजन समा सकता है, तभी तो अपन भर देते हैं ना उसको। तो क्या किया जाता है, इस पेट को काट करके छोटा कर दिया जाता है, तो उसको एक छोटा सा इतना छोटा बना दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा उसमें समा ही नहीं सकता, तो आप एक बार में ज्यादा खाओगे तो पेट भारी भारी लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज खाओगे तो पहले पेट में रुकेगी ना, 2-3 घंटे इट हैज टू स्टॉप इन द स्टमक, देन ओनली इट कैन गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, पर पहले 2-3 घंटा तो स्टे करना है उसको। तो छोटा साइज हो जाने के कारण से पेट जल्दी भर जाता है, तो वो खाना नहीं खा पाता है, इससे फिर उनका वजन कम होता है, इसको बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। तो सर इसमें पेट का मतलब अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ करते होंगे ना? नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में करते हैं। तो ये सर्जरी हुआ है। हाँ, अलग अलग लोगों का अलग अलग सर्जरी हुआ, बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत लोग करवाते बीच में डॉक्टर हुआ ना? हैं। जिनका वजन 130 किलो के ऊपर था वो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जा रहे थे। रिवर्सिबल नहीं है ये, एक बार कट गया तो कट गया, तो आप दोबारा कभी जीवन में अच्छे से नहीं खा पाएंगे। इतना ही रहेगा। हाँ, इतना रहेगा, पर वो थोड़ा थोड़ा खुल करके हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं, उनके मदर ने करवाया था, तो उन्होंने वजन कम करवाने के हिसाब से किया था, बट फिर वजन 110 के आसपास ही पहुंच गया। तो फायदा नहीं है। हाँ, अभी उनको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि क्योंकि वो पानी का किसी का होता है, उनका भी तो ऐसी बहुत गले भी बहुत पतला हुआ है, फिर ऑफिस में
हाँ, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ बीमारी है, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर उनको कोई बीमारी है। हाँ, सर्जरी हुआ होगा उनका भी, भैया सर्जरी। मेरी पहचान में एक भैया ने करवाया था, तो उन्होंने काफी खुद को मेंटेन रखा और मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल में वो आ गए उसके करने से, इसीलिए वो स्वस्थ हैं। तो और बेहतर। उन्होंने क्या किया कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उनसे हो नहीं रहा था, तो उन्होंने ये सर्जरी करवा के कम कर दिया, लेकिन फिर लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया। राइट, तो आप ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जीवन जी रहा है, रोज खा रहा है, और पेट साफ नहीं हो रहा है फिर भी खा रहा है, भूख नहीं लग रही फिर भी खा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति रोगग्रस्त क्यों नहीं होगा? और यही रोग का प्रमुख कारण है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा जो आहार बताता है, उसमें वो बोलता है रेशेदार तत्व खाओ, या सुबह नाश्ते में फल खा लो, या कोई भी एक टाइम फल खा लो। तो रेशेदार तत्व खाए तो वो बल्क करके झाड़ू जैसा काम करता है, तो दैट हेल्प्स टू रिमूव ऑल द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो वो चीज़ों को रुकने नहीं देता, तो रुकने नहीं देगा, तो प्लस वो सॉफ्ट नेचर का होता है। अब भाई आपको डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सॉफ्ट वर्क देगा, कि आपका सॉफ्ट वर्क क्या काम करेगा, हार्डनेस ऑफ स्टूल विल बी सॉफ्टन, तो इससे वो इजीली निकल जाएगा। इसका मतलब जितना सरल रहेगा, जितना सॉफ्ट रहेगा, इट इज इजी टू मूव, जितना कड़ा रहेगा उतना डिफिकल्ट टू मूव। बट रुका तो वो कड़ा हो जाएगा। क्यों कड़ा हो जाएगा? क्योंकि आंतों में सब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो आंतों पे एक लेवल पे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जितना जरूरी है उतना लेकर के वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि उनको क्या लगता है, शरीर को क्या लगता है, इसको इतने देर को यहाँ स्टोरेज रखना है, इसको अगले सुबह सुबह ब्रह्मी मुहूर्त में इसको सफाई हो जानी है। तो उसके दिमाग में, शरीर के दिमाग में तो ये एस्पेक्ट है। अब उसको क्या पता कि मैं जहां जा रहा हूँ रास्ते में आगे ट्रैफिक जैम है। तो इसलिए देयर कम्स द रोल ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग, मान लीजिए सालों का कचरा बैठा हुआ है किसी की आंतों में, जो जो रोज खाता है। आप और हम इस बात को स्वीकार करें कि हर चीज को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है। स्कूलों में छुट्टी होती है, कॉलेजों में छुट्टी होती है, फैक्ट्रियों में छुट्टी होती है, जो लोग शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं उनको छुट्टी मिलती है, सबको छुट्टी मिलती है। बट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो छुट्टी नहीं मिलती। तो आपको अगर छुट्टी ना मिले तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। शरीर के पाचन तंत्र को अगर छुट्टी ना मिले समय समय पर, तो उसकी क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? और आप मनुष्य ये कहते हो कि मैं खाना खाने नहीं खाऊंगा तो कमजोरी आ जाएगी। ईश्वर, एक दिन खाना नहीं खाने से कमजोरी आ जाएगी ऐसी कोई व्यवस्था तो ईश्वर ने बनाई नहीं। उसने कहा 2 दिन का तो ग्लाइकोजन मैं प्रतिदिन स्टोर कर देता हूँ। अगर यूज हो भी गया तो भी मेरे पास 2 दिन का ग्लाइकोजन स्टोरेज है। 2 दिन तक आप एक कण भी नहीं खाओगे तो भी मेरे पास स्टोर्ड है। वो बना के रखता है, हर किसी के शरीर में बना के रखता है ग्लाइकोजन स्टोरेज। वो तो अपनी व्यवस्था करके रखता है ना। पर आपके मन में भ्रम बैठा दिया गया है कि आप नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, एक दिन नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। मरे क्या, 4 दिन फास्टिंग कर लिए नवरात्रि में तो। आप अ, जब रोजा करते हैं तो दिन भर नहीं खाते तो कुछ हो गया क्या? सारे 23rd से हाँ, तो एक साथ ही आता है, नवरात्रि और रोजा एक साथ चलता है। 23rd to 22nd है। हाँ, आप लंबा जाएगा, नवरात्रि 9 दिन में समाप्त हो जाएगी। साथ साथ चल रहे देखो। तो कुछ हो जाता है क्या 9 दिन में नहीं खाते तो? और हर किसी ने मुझे बताया कि जब जब उपवास किया बेहतर अनुभव किया, जब जब उपवास किया ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फुल ऑफ विगर, एनर्जी का अनुभव किया। तो अब आप बताइए कि फास्टिंग करने से अच्छा लगा या नहीं करने से अच्छा लगा? करने से अच्छा लगा, ये तो अनुभव है ना, सबके पास होगा। तो अगर इतना अच्छा है तो इस संसार में लोग फास्टिंग, आपके कितने परिचित हैं, आपके घर के कितने सदस्य हैं जो फास्टिंग करते हैं? वो धार्मिक खाना पीना पूजा नवरात्रि में भी वही ऐसे पूजा अलग तरह की कैसे कॉस्ट्यूम होते हैं स्पेशल आते हैं चाट लेकर आएंगे क्या मेरा व्रत है। और रोजा में भी तो
सर आज वाले पक्षियों के घर से भी सबके घर में वो एक होता है शाम में कि जो जिसके घर में जो भी स्पेशल बनता है तो उसको लोग बन लेते हैं बांटेंगे थोड़ा। और फिर वो ऐसे ऐसे डिशेज आती है तो नहीं होता था छोड़ की सुबह से फास्टिंग सुबह से मानो तो ईश्वर, ना मानो तो कुछ पे नहीं। तो वास आपने आसपास के लोगों को करते देखा है, तो वो धार्मिक तरीके से स्व घोषित स्वनिर्धारित उपवास है। आज मैं उपवास कर रहा हूँ, सबसे पहले एक गिलास चाय लाओ। साबूदाना की खिचड़ी या फिर कुछ सही लगता है। सबसे एक चीज मुझे दिन भर ऐसे लेकिन दिनों में इसमें फास्टिंग कर रही थी तो मेरे को एसिड बढ़ जा रहा था। तो डॉक्टर मेरे को बोली कि ज्यादा गैस मत रखो खाने में, हर 2 घंटे में कुछ खाते रहो। तो ऐसे डिप्रेशन हो गई तो वो क्या चीज थी से गैस बन जा रहा है। मैं कोशिश कर रही फास्टिंग करने की बट मेरी बॉडी इस साथ नहीं दे रही। सभी ये एक ऐसा स्टेट ऑफ बॉडी है जहाँ बॉडी को आपको देना जरूर है, बट खाना ही देना है ऐसा कुछ नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव ओनली कुक्ड फूड। कुक्ड फूड विल इंक्रीज योर एसिडिटी। अब कुक्ड फूड क्यों दे रहे हैं, बोले ज्यादा एसिड बन रहा है तो ज्यादा भूखे लोग हैं तो उनको ज्यादा रोटी देना पड़ेगा ना। ज्यादा भूखे लोगों को ज्यादा खाना दोगे कि नहीं। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, हाँ डॉक्टर ये बोल रहा है कि ज्यादा भूखे, आपके शरीर में ज्यादा एसिड बन रहा है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा रोटी डालो तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप रोटी नहीं डालोगे तो वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करें। पानी डाल के भी न्यूट्रलाइज हो सकता है, फ्रूट डाल के भी न्यूट्रलाइज। भाई एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एन अल्कलाइन थिंग। बट यहाँ पर 2 कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। एक आप जो कंसेप्ट बोल रहे हो, बना हुए एसिड को उपयोग कर लेते हैं, मतलब घर में खाना बना हुआ है इसको वेस्ट क्यों होने दें, इसको वेस्ट क्यों होने दें, ठीक। और एक कंसेप्ट है कि घर में बना हुआ खाना है, वेस्ट क्यों होने दें करके खुद खा लेते हैं, और ये बोल रहे हैं कि चलो किसी और को दे देते हैं जो भूखा होगा उसके काम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो मेडिकल साइंस कंसेप्ट बता रहा है वो बोल रहा है एसिड बना हुआ है तो उसको उपयोग कर लेते हैं। और उपयोग कैसे होगा, हाँ उपयोग कर लेते हैं क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि उस एसिड को आप एल्कलाइन चीज से न्यूट्रलाइज कर लो। तो कौन सा तरीका बेहतर है, क्योंकि आप खाओगे तो ये प्रॉब्लम भी है ना, ये वाली प्रॉब्लम भी तो आएगी। कंटिन्यूअस फ्लो है ना आपके फिर इंटेस्टाइन में चीजों का, तो आपकी बॉडी किसी और काम में मन ही नहीं लगा पाएगी। आपको हमेशा डलनेस लगेगा, लेथार्जिकनेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि बस सो जाऊं मैं और मुझसे कुछ बोलना नहीं काम के लिए। एक गिलास पानी मांगा तो सोच लेना मैं अभी बंदूक खरीद के लाई। अगर चलाऊंगी नहीं तो दिखाऊंगी जरूर। It's just a concept. Understand the fasting, then it will be easier. तो जो पहली फास्टिंग है धार्मिक फास्टिंग, इसको लोगों ने अपनी सुविधा से अपने अनुसार बना रखा है। उनको जो ठीक लगता है वो फास्टिंग बोल करके खा लेते हैं। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि सन्यासी लोग भी नॉन वेज मांस खाते थे, सब खाते थे। अब आप लोग ऋषि मुनि मांस खाते थे, ऐसा कैसे संभव है, खाते थे। देखिए विश्वामित्र जो कि राजा थे और राजा से वो संत सन्यासी बने, तो वो वशिष्ठ से बहुत चिढ़ते थे क्योंकि वशिष्ठ कभी उनकी तारीफ नहीं करते थे। उन्होंने तो वशिष्ठ के बच्चों को भी मार दिया था। क्या थे, सन्यासी थे। तो वो सन्यासी भी खाते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि बोले ये तो गलत हो रहा है, हम लोग ही खा रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम इसको छोड़ देंगे। तो जैसे किसी व्यक्ति के लिए चाय छोड़ना मुश्किल है, शराब छोड़ना मुश्किल है, इन सब के लिए इतना मुश्किल था इस नॉनवेज को छोड़ना। पर सब लोगों ने तकलीफ सहन करके उसको छोड़ा। मुश्किल था पर छोड़ा।
उनके छोड़ देने के कारण से आज आप और हम उस मासा अन्न से मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं? उन लोगों ने जो त्याग किया, वो एडिक्शन को तोड़ा, मतलब ये मास एडिक्शन ब्रेक था। तो उसके कारण से आज भी बहुत सारी प्रजातियां आज भी घरों में नॉनवेज का उपयोग नहीं करती। राइट और रॉन्ग? बट वहां पर एक प्रॉब्लम आई। कुछ ऋषि ऐसे थे, बोले नहीं हो पा रहा है, नहीं एडजस्ट हो नहीं पाए। तो उन्होंने क्या नियम बनाया कि यज्ञ होगा, यज्ञ में जब बलि दी जाएगी तो उस बलि दिए गए जानवर को फिर, तो इसलिए जानवरों की, आप बताइए किसी यज्ञ में जानवर को बलि देने की जरूरत है ही क्या? है क्या? पर यज्ञ में ये नियम बना, उसका पर्पस क्या था? तो अब क्या होता, जिसका मन करता वो यज्ञ करता, यज्ञ करके बलि चढ़ाता, खाता, रास्ता निकाल लिया, शॉर्टकट। यज्ञ करके बोले आज परसों मेरे यहाँ यज्ञ, आज सुरुचि जी यज्ञ रख लेती है, परसों दुर्गा जी रख लेंगी, और सौम्या जी तो फिर रखना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे यज्ञ नहीं करेंगे तो तो जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने, तो वैसे ही हम लोगों ने उपवास के साथ किया। धर्म में कहीं नहीं बताया गया ऐसे खाओ। हम लोगों ने उपवास को अपनी व्यवस्था से, अपनी इच्छा से, अच्छा आप कर रहे हो, घर के बड़े बोले अच्छा तो नहीं कर पा रहे बेटा, कोई बात नहीं, ये बना ले और इसको बना के खा ले। ये बना के खा ले, तो अब ये क्या जनरेशन में पास हो गया कि अच्छा ऐसा बना के खाना है। तो पहले क्या नहीं कर पा रहे हो तो चलो ऐसा कर लो, तो ऐसा कर लो को, ऐसा कर लो को हमने प्रथा ही बना ली कि ऐसा ही खाना चाहिए, कि फास्टिंग है उस दिन ये खाना है अपने को। पर ये क्या है, प्योरली मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्योरली नॉलेज का ट्रांसमिशन अलग तरीके से लिया गया है। इसलिए आज के युग में जब व्यक्ति फास्टिंग करता है तो वो दोपहर में गरिष्ठ पूरी बनाता है, बेसन की पूरी बनाता है, आलू की गरिष्ठ सब्जी बनाता है, और रात में खिचड़ी भी बनाता है, साबूदाने का बड़ा भी बना सकता है। एंड उपवास के दिन कुछ ज्यादा ही खाने को मिलता है, कुछ ज्यादा ही खाना। और हम खाते भी, ओवर ईटिंग भी होती है उस दिन। उपवास वाले दिन पे हमारी ओवर ईटिंग भी होती है। तो करने क्या गए थे? उपवास करने गए थे, हाँ, पेट को खाली करना है। खाली करने गए थे, और क्या करके आए? तथास्तु, भगवान आपका भला करे। बहुत धर्म का पालन किया आपने। इतने धार्मिक लोग मुझे पहले क्यों नहीं मिले? तो पहला हो गया धार्मिक उपवास। धार्मिक उपवास में हुआ ये, उपवास का पर्पस तो क्लीनिंग ही था, बट समय के साथ लोगों ने उसको अपनी व्यवस्था में ढाल दिया, और ऐसा ढाला कि अब हर व्यक्ति अपने तरीके से उपवास करता है। कोई बोले मैं तो एक टाइम खाना खा के उपवास करती हूँ, कोई बोले मैं 2 टाइम खाना खा के उपवास करती हूँ, वैसे 3 टाइम खाती हूँ, उस दिन 2 टाइम करके 1 टाइम का उपवास। तो हर व्यक्ति धीरे धीरे करके अपना उपवास का लेवल सेट कर लिया है और उसको कर रहा है। भगवान आप बहुत अच्छा करवा रहे हैं उन लोगों से, ऐसा उनके जीवन में और करवाते रहे। फिर यहाँ उद्देश्य आया कि अब ये बीमार लोग, यही लोग बीमार हैं, तो ये बीमार लोग जब ऐसे योगियों के पास, प्राकृतिक चिकित्सकों के पास पहुंचेंगे तो वो निवेदन करेगा हाथ जोड़ के, उपवास कर लीजिए ना। तो बोले इनके यहाँ जाना ही नहीं है, ये खाना बंद कर देते हैं ये लोग। अब यही एलोपैथिक चिकित्सक जब उनका उपचार करना होगा, सर्जरी करनी होगी, तो वो खाना बंद कर देगा, तब आप नहीं बोलोगे, तब आप स्वीकार करोगे। पर एक चिकित्सा के दृष्टिकोण से जब उपवास समझाया जाता है, क्योंकि आपका मन तैयार ही नहीं है ना, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, सबसे पहला काम उपवास करना है, मैं नहीं रह सकती, एसिड हो जाएगा मेरे को दवाई खानी पड़ जाएगी सेरिडॉन। आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो आप मेरे साथ। क्या करेंगे? अभी आप लोग तो समझदार हैं, तो मेरी बात तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आप रोगी बन करके कोई मेरे पास आता है, तो मेरे को कितना सारा
मतलब कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी उपवास तक पहुंचने के लिए, भूमिका बनानी पड़ती है। कितनी भूमिका बनानी पड़ती होगी कि आपको उपवास करना है। और जिसको वो एक पल में एक बार में एक बात से काट देगा, नहीं सर मैं भूखी तो नहीं रह पाती। आपको इतना बोला होता पानी है। और जितना मैंने आधे घंटे तक समझाया उसका कोई अर्थ नहीं है, शून्य है वो। बट फिर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, फिर मैं अगला अस्त्र एनिमा की तरफ बढ़ूंगा। तो बोलेंगे नहीं सर एनिमा तो मैं नहीं ले सकती। आप ये दोनों को चीजों को बोल के और क्या करवा सकते हो वो आप बता दो। अब ओसिन जी बैठेंगे जिस दिन बोले सर उपवास नहीं। अरे मैं आपके लिए ऐसा नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल तो उसके लिए तैयार, अब दोनों चीजों के लिए तैयार नहीं है, अब बताइए कैसे होगा। हो सकता है उपचार, ना गंदगी निकाल पा रहे, ना खाने को आने से रोक पा रहे, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको ठीक कर दूं, है ना चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इसलिए व्यवस्था बनी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स का। इन पेशेंट में आप जाओगे 2 दिन पहले आपको अच्छे से खातिरदारी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तीसरे दिन अपना अवतार दिखाएंगे। तो बोले आज से आपको उपवास है। सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स की भूमिका वहां से। 2 दिन कैसे आते हैं? अच्छा खिलाते। अच्छा खिलाते, जो सात्विक भोजन है वही खिलाते। डेजर्ट में वो सब नहीं वो सब तो नहीं देते, सात्विक भोजन, सात्विक नॉर्मल फूड जो हम घर में खाते हैं वैसा खाते। तो उसके बाद फिर उपचार का क्रम शुरू होता है और फिर धीरे धीरे शरीर की पूरी सफाई होती है। तो इस तरह से हमारा सबसे बड़ा टास्क है जो चिकित्सीय दृष्टिकोण से की जाने वाली फास्टिंग है। तो ये पहला हिस्सा समझ गए। भूमिका ये है कि पहले तो उस लोगों के मन को तैयार करना होगा, ये बताते हुए कि उपवास का मूल उद्देश्य क्या है। उपवास आदतन नहीं की जाती, क्योंकि आप जब धार्मिक उपवास करते हो तो आदतन करते हो, आज एकादशी है चावल नहीं खाऊंगी, है। आप रोजा कर रहे हो तो बोले ये 1 महीने का हमारा ये मेथड है, हम ऐसे ही उपवास करेंगे। आप बोले मैं ये वाला व्रत करूंगी, आप बोले मैं सती सावित्री व्रत करूंगी। होता है सावित्री, वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत होता है, व्रत होता है। फिर तीजा का उपवास आता है, फिर करवा चौथ भी आप लोग करते हो, चांद देख के खाते हो आप लोग। तो ये क्या है, धर्म के दृष्टिकोण से किया जाने का उद्देश्य। पर चिकित्सा 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 बार बार कह रहा हूँ, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक इस पाचन तंत्र की सफाई ना हो सके। फिर योग में बताया गया संघ प्रक्षालन, बोले एक तरीका और बताता हूँ जिससे पूरा मुंह से लेके गुदा द्वार तक। तो उसमें क्या रोल बताया, बोले जैसा पानी पिया है जब वैसा ही पानी निकलेगा तब तक पानी पियो। उससे तो एनिमा बहुत इजी है। उससे तो एनिमा बहुत ईजी है, एनिमा इज नॉट फार, वो तो सिर्फ नीचे के हिस्से को पी रहा है ना। अब संघ प्रक्षालन तो पूरा पूरा सिस्टम को क्लीन करता हुआ आ रहा है। तो ये कैसे होता है? संघ प्रक्षालन में आप आईसी पास हो गए। बोला है सर कराएंगे, ये नहीं है ना। हाँ तो करवा दो। तो मुंह से लेकर पानी पिलाएंगे। अभी कुंजल में क्या करते हैं, हाँ तो बस इसमें हम लोग आपको कुंजल उल्टी नहीं करने देंगे, हम आपको 5 आसन करवाएंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, हाँ 2 गिलास पानी पिलाएंगे फिर 5 आसन कराएंगे। ताड़ासन ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर तिर्यक ताड़ासन, हमारी आंतें इधर उधर घूमती हैं तो पानी को इधर उधर घुमाएंगे। फिर कटी चक्रासन, फिर पानी को थोड़ा सा और इधर राइट लेफ्ट करके स्क्वीज करेंगे एब्डोमेन को, एब्डोमेन को स्क्वीज करेंगे तो इधर का पानी इधर बढ़ेगा, तो ये स्क्वीजिंग प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर उसको रेक्टम तक पहुंचाने के लिए तिर्यक भुजंगासन करेंगे। तो तिर्यक भुजंगासन करके उसको जैसे तैसे एडजस्ट करके सेट करेंगे। फिर आएगा उदर आकर्षण आसन, जिसमें हम
जैसे कवचल आसन में बैठते हैं वैसा बैठ करके उसको गुदा द्वार तक पहुंचाएंगे। तो 5 आसन करके हम पानी को वहां नीचे तक पहुंचाएंगे, बट एक बार में तो पहुंचेगा नहीं। तो 2 गिलास पानी पी के 5 आसनों को करेंगे, फिर 2 गिलास गर्म पानी पिलाएंगे, फिर 5 आसन करवाएंगे। हाँ, नमक पानी, पानी पिलाए, आसन कराए, आसन में पानी को नीचे उतार दिए, एक पहले 2 गिलास और फिर 2 गिलास पिए, क्योंकि एक साथ पीने करके तो पेट भर जाएगा ना, तो उसको धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियरिंग करते हैं। तो लगभग 1 गिलास में लगभग आधा चम्मच। तो अगर हमें को 8 गिलास पीना है तो उसके हिसाब से 2.5 से 3 चम्मच, 3.5 4 चम्मच तक लग सकता है। और नमक का काम क्या है, नमक जैसे ही जाएगा वो अंदर से फ्लूइड खींचेगा। नमक पानी जब जाएगा तो अंदर के हमारी बॉडी से भी फ्लूइड पानी खींचेगा। तो पानी खींचेगा तो ऐसे भर भर के फव्वारा जैसे हमारी आंतों में पानी छूटेगा। तो जब हमारे बॉडी में फव्वारा जैसा पानी छूटेगा तो जो मल वहां पर या कचरा इकट्ठा है वो उसमें वॉश होकर के नीचे जाने लगेगा। पर अब पानी चारों तरफ से आएगा तो क्या होगा, तो नमक पानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के कारण से वो पानी को अंदर की तरफ खींचेगा। इसमें मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक होगा, और एनीमा में हम लोग को खाली सिर्फ मलाशय और बहुत हद तक डिसेंडिंग कोलॉन। और एक और टेक्निक है कोलॉन थेरेपी। कोलॉन थेरेपी में हम लोग पानी डालते जाते हैं, उसमें एक मशीन होती है, उसमें 2 पाइप होती है, तो हम दोनों पाइप एक साथ डालेंगे, ठीक है। तो 2-3 तरह की मशीन होती है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है और एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है, पानी अपना एक निश्चित गति से वहां जाता है और एक निश्चित समय के बाद वो उसका सेकंड वाला आउटलेट वाला शुरू हो जाता है, तो वो सक्शन करना शुरू कर देता है, वैक्यूम लगा रहता है उसमें, तो वो वैक्यूम करने लगता है। तो पहले फेज में 2 पाइप गई है, उससे पानी लगातार जा रहा है और पानी वहां जा करके उसने पूरे उस हाथों को धोने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो पानी पूरा चला गया, तो पानी ज्यादा चला जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर तो चढ़ जाएगा ना, इधर से भागेगा। तो एक निश्चित लेवल का वाटर लेवल सेट होता है, तो उस वाटर लेवल सेट होने के बाद वो मशीन बंद होगी, और मशीन बंद होने के बाद उसके अंदर का वैक्यूम चालू हो जाएगा। तो वैक्यूम चालू हो जाएगा तो वो पानी को खींचेगा वैक्यूम से, और दूसरे पाइप से वो गंदगी बाहर निकलती जाएगी। और वो जो गंदगी जो दूसरे पाइप से निकल रही है वो डायरेक्ट WC से कनेक्ट रहती है। मतलब इसमें दिखाई कुछ नहीं देगा आपको, पर पूरा कचरा निकलता जाएगा। दूसरा सेमी ऑटोमेटिक मशीन में तो क्या होता है कि हम पानी का वॉल्व अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं। हमको लगता है कि पेशेंट बोलता है कि बस इतना पानी हो गया तो बहुत है, तो उसमें पानी को हम बंद कर देते हैं और फिर हम सक्शन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से चालू कर देते हैं, तो फिर वो पानी खिंचा जाता है। तो ऑटोमेटिक में निश्चित समय के बाद वो करेगा सेट, और मैनुअल में हम खुद सेमी ऑटोमेटिक में हम निश्चित पानी डालने के बाद पेशेंट बोलेंगे नहीं बहुत ज्यादा पानी हो गया बस मत करो, उसको पेट ज्यादा फूलने लगेगा, तो फिर हम वैक्यूम चालू कर देंगे। सिंपल प्रोसेस, कुछ भी नहीं। मशीन बड़ी महंगी है बट है प्रोसेस सिंपल, मतलब देने का प्रोसेस 2 बार करने से भी आपको आ जाएगा, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। इसको इसलिए नाम ही इसको कोलॉन थेरेपी दिया हुआ है। कोलॉन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी। इस साल मेरा लक्ष्य है उस मशीन को यहाँ लगाने के लिए। लगा तो मैं बहुत समय से सकता था, बट वो एक पूरा रूम कवर कर लेगा मशीन। तो क्योंकि हम शहर के बीचों बीच बैठे हैं और जगह का बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, तो एक पूरी जगह को उसके लिए डेडिकेट करने से मेरे दूसरे कई वर्क प्रभावित होंगे। तो इस साल के लक्ष्य में तो है उस मशीन को लगाने का, तो हो सकता है आप लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ये हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, आप लोगों को करवाएंगे, करवाया जाएगा आप लोग। संघ प्रक्षालन जो वही अभी जो बताया मैंने, नमक पानी पी करके एक्सरसाइज करना है। तो उसमें कितना टाइम लग रहा है? एक 1.5 घंटा, आधा 1 घंटा लग सकता है। ये आसन करना पड़ेगा। क्या बोलिए डंबल डंबल दो पेयर डंबल्स लेकर 4 की जगह 5 के, मगर वो भी सिर्फ घर में देख रही हूँ थोड़ा। हाँ तो पर
ऐसा नमक पानी पी के डंबल नहीं उठाने उनको, ये सब प्रक्षालन नहीं होगा। क्या नाम दूंगा इसका मैं, सोचना पड़ेगा। क्या आप नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जल तत्व में दो या अग्नि तत्व में। तो ये एक भूमिका हुई फास्टिंग की कि क्यों हमें फास्टिंग की जरूरत है। पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वाई फास्टिंग। और आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको लगता है कि बिना फास्टिंग और बिना एनिमा दिए शरीर स्वस्थ हो सकता है? इसलिए हम इसको एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई का मतलब होता है प्रॉपर नींद, ठीक है, और रेक्टल इरिगेशन विद फास्टिंग। तो नींद, आधी बीमारी नींद की कमी के कारण से भी है। आज ही पेपर में पढ़ रहा था मैं कि 5 घंटे से कम अगर आपकी नींद होती है तो आपकी बॉडी वैसे ही बीमारी से ग्रस्त है। तो एक तो स्लीप चाहिए प्रॉपर, कि हम लोगों को गहरी नींद में कैसे पहुंचा सकें। तो कहा जाता है कि जो रात में 9 से 12 के बीच का जो समय होता है, उस वक्त जो सोता है उसका 1 घंटा 2 घंटे के बराबर होता है। मतलब अगर मैं 9 से 12 सोया और सुबह से 4 बजे उठ गया, तो वो 3 घंटे का मुझे 2 घंटा मिलेगा, 6 घंटा वो। और इधर 3-4, अगर मेरी नींद 3:30 बजे मान लीजिए खुल जाती है, तो उसका मतलब मुझे 4 घंटा प्लस 3.5 घंटा, 7.5-8 घंटे की नींद मिल जाएगी। ओके, तो मेरी बॉडी अगले दिन मुझे तंग नहीं करेगी। रेस्ट मांग सकती है, रेस्ट कब मांगेगी? जब मैं ओवर ईटिंग करूंगा। अगर मैं खाना कम खाऊंगा तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर मैंने जैसे ही आज अच्छा मनपसंद बनाया कि मैं ज्यादा खा लेता हूँ। एक चीज पूछना है कि घर का खाना बोल रहे हैं, सबके घर का खाना अलग होता है। मेरे पड़ोसी को घर का खाना खाते हैं, उनको होटल वाला खाना मुझे लगता है। मतलब सब कुछ मतलब पहले फ्राई करेंगे, फिर मसाला बनाएंगे, फिर उसमें डालेंगे कोई भी सब्जी। मतलब उनके घर में कुछ भी खाओ तो मुझे तबीयत खराब हो जाता है। घर का खाना मतलब क्या होता है? मेरा तबीयत खराब हो जाता है। सात्विक भोजन, जिसमें कम तला हुआ, कम मिर्च मसाले युक्त जो भोजन है। सामान्य व्यक्ति, आप ये बताइए, आप और हम अगर रोज घर का खाना खाने के आदी हैं और 4 दिन लगातार होटल का खाना खाना पड़ जाए जब हम बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो कैसा फील होता है? दूसरी चीज, ये जो आपने एक सवाल पूछा था ना कि ये ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं। देखो, बहुत सारी सोशल परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रही हो, ट्रेन में आपको ट्रेवल करना है 36 घंटे के लिए, सपोज आप कहीं जा रहे हो। तो बॉडी क्या करेगा? आपको प्रेशर लगते हुए भी प्रेशर लगने नहीं देगा, क्योंकि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल गोइंग देयर इन अ ट्रेन। ठीक है, व्यवस्था है, बट यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो आपकी बॉडी आपको वहां जाने नहीं देगी, क्योंकि आप मेंटली उस चीज के लिए, तो आप बहुत अनिवार्य होगा तो ही आप जाओगे, एल्स यू विल ट्राई टू अवॉइड। बट ट्रेन में ज्यादा खाएंगे। नॉर्मली वी टेंड टू ईट मोर इन ट्रेन्स, राइट? क्या कर रहे हैं टाइम, अच्छा, चीजों को देख के और इच्छा भी होती है। फिर वहां से कोई हॉकर निकलेगा, आवाज लगाएगा, तो मन बोलेगा क्यों नहीं ले सकते हैं, धर्म है ना हमारे पास, भैया देना तो। मतलब यहाँ आने तक का भी सफर कोई इजी नहीं है, सामने में एक्सेस पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, रॉबिन्स भी है, नेचुरल भी, बहुत सारी चीजें सर यहाँ बहुत मुश्किल से यहाँ तक आ पाते हैं हम एकदम ये खूबसूरत करके। हमने वो शादी वाली घोड़ी वाला लगा के रखा हुआ है। सर मैं तो यूनिवर्सिटी का रेलवे छोड़ दिया, मैं किसी की जाती हूँ तो शाम को निकलना नहीं इधर से। हाँ सर, ये कि टाइमिंग ऐसी है कि खाने वाली टाइमिंग, और गुपचुप वाले तो इतने खड़े रहते हैं कि पूछो मत। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा। फिर ये सब चीजें होती रहेंगी। अब आपको निर्णय लेना है कि वास को सीख करके आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे, और सबसे बड़ा होमवर्क और टास्क ये होगा कि आप दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे।
तो हम लोग कैसे करते आए हैं बस वैसे ही आप लोगों को भी करना पड़ेगा। और यहाँ तक भेजना, यहाँ तक मतलब किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर तक भेजना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, इतना कन्विंसिंग पावर लगता है उनको समझाना, उनको बताना, फिर अपना एग्जाम्पल देना। और आपका कन्विंसिंग पावर के बाद मेरा 2 घंटे का कन्विंसिंग पावर और है, जिसमें 99% मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। मतलब पहले उसमें बहुत रेयर ही लोग ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, पर 99% अगर वो मेरे साथ आधा घंटा बैठ गए तो वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। बुराई नहीं है इसमें, इसलिए मैं हर व्यक्ति को पर्याप्त समय देता हूँ ताकि वो एक उसकी हेल्प है। वो यहाँ आएगा तो एक व्यवस्था है वो, बट एक उसकी इंटरनल हेल्प है वो। कल मेरे हस्बैंड को पेट का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोले तू जो और भी कुछ सामान लेना था, जब हम बाहर निकले तो वो दवाई के दुकान में गए, तो मैं उसको पहले बोली कि नहीं मैं कुछ करूंगी, चलो ना घर में, मुझे तुम एक बार ट्राई तो करने दो। तो बोले हाँ करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मुझे दवाई लेके जाना है। तो एंटासिड से लेके और भी बहुत सारे चीज सब कुछ, और लास्ट में ट्रिपल ये भी ले लिया, अभी मुझे इसीलिए याद आया। तो लेके गए और मैं बोली कि वो जो अभी हम लोग पेट में किए जो ये लपेट, तो वही मैं कर सकती हूँ, मेरे पास वही अवेलेबल था। मैं बोली इसको करते हैं। तो मुझे बोले कि ये जो मैं दवाई लाया हूँ इसको खा लेता हूँ, फिर करूंगा तो मुझे ज्यादा मतलब वो फायदा। मैं बोली एटलीस्ट तुम देखो ना इसका फायदा होता है कि नहीं होता है, फिर तुम उसको खा लो, उसको तो तुमको खाना ही है वैसे भी। तो उन्होंने पूरा लगाए और सिर पे वो टॉवल में लगाए और 1 घंटा पूरा लेटे हुए थे। तो उसने के बाद उनका ये था, हाँ यार मेरा जो हेडेक था वो चला गया, और पेट जो इतना टाइट और फुला हुआ था मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नॉर्मल हो गया। तो दवाई जो बस लेके आए वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो मुझे देख के वो बहुत खुशी हो गई थी। जो एक टाइम से सुनी उन्होंने हाँ, मतलब जिसको विश्वास नहीं है उस तक ये कार्य कर जाना अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य। तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे फास्टिंग के बारे में और गहराई से जानेंगे। जिन लोगों ने कटी स्नान नहीं लिया है वो कटी स्नान ले सकते हैं, और एनिमा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एनिमा भी कर सकते हैं। बट एनिमा लेने से पहले आप लोगों से यही रहेगा कि जिस दिन भी एनिमा लेना है उस दिन खाना थोड़ा जल्दी खा लें, 11:30-12 बजे तक, ताकि आप 4-4:30 बजे एनिमा लेंगे ना आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक दिन के एनिमा को से एक्सपीरियंस नहीं समझ में आया तो 2 बार एनिमा लीजिए, 2 बार एनिमा लेकर के उस प्रोसेस को जरूरत पड़े तो 3 बार लीजिए। टाइम दे रहे हैं दूसरे चीजों को भी, हम सोच ली कि अब 2-3 बार एक्सपीरियंस करेंगे। करिएगा ना, जो समझ में नहीं आए तो उसको करिएगा। हमारी तरफ से मना नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप 2 बार फुटपाथ एक्सपीरियंस करना है 2 बार करिए। सबसे बड़ी ट्रेंड नहीं बनेगी। ऐसा ही होता है, जो जो क्रिटिक रहता है वो बाद में सबसे बड़ा फॉलोअर बनता है। जो ऐसे ही ये लाइव एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप एनिमा पॉट ले लेके लोगों के पास ये जादू की टंकी है, इसको आपको घर में रखना है। आपको मैं बता दूं, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी इस पर। कल मैंने दीपक को समझाया 20 मिनट ना, 20 मिनट उनको कन्विंस किया है कि नहीं करवा के देखो अच्छा लगे। ठीक है ना, मैं कोशिश करती हूँ, बोली मैं चलूंगी आपके साथ, पर आप चलो। करेंगे, आप लोग सब करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग में वो क्षमता है कि आप लोग नेचुरोपैथी को वास्तविकता में समझेंगे और वैसा अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स का मूल पर्पस जो है आपको एक बेहतर जीवन शैली दे। अगर मैं उतना भी कर पाया तो आप इसको अभ्यास दूसरों के लिए करें ना करें मुझे नहीं पता, बट अपने लिए तो इतना तो सीख ही जाएंगे, अप्लाई हो जाएगा। कुछ बात कर रहे थे इस बारे में, वो मुझे चाहिए हो जाएगा।
मेरे ख्याल से सर इंग्लिश का तो सर इंग्लिश का देखिए ऐसा तो है, बट हिंदी है, इसका ट्रांसलेशन समहाउ मैं टाइम नहीं डेडिकेट कर पाया हूँ इस पर, तो मेरी हेल्प करना चाहेगा तो कर। इसकी एक फोटोकॉपी करवा के नेहा से ले जाओ, नेहा को दे दो, फोटोकॉपी करके दे देंगे आपको। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो 1 घंटा रेस्ट कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ आप उसको टाइप कर लीजिएगा इंग्लिश में, हाँ टाइप कर लीजिएगा, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एक मॉर्निंग बैच में ज्वाइन किया, 3 लोग इवनिंग बैच में ज्वाइन किया, मतलब लिटरली मतलब हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है। एक्चुअली हम लोग भी बैठेंगे ना तो 3-4 घंटे में हो जाएगा पूरा, पर वो बैठना पड़ेगा इस प्रोसेस में, और एट स्ट्रेच हमारे पास वो पूरा नहीं हो पाते, या थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ तो आप तैयार है ना इसको करने, कोशिश आप उसमें अगर कुछ क्लॉजेस होंगे तो वो करेक्शंस में कर दूंगा। नेहा अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है। आरती सही बता दीजिए। इसको फोटोकॉपी करके दे दीजिए। आप सब पे भरोसा रखिए, हम पे भी भरोसा रखिए, हम पे भी भरोसा रखिए। हाँ तो बोल दीजिए, कर देंगे। पहले ट्रांसलेट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर करवाते हैं तो वो इसको मिल जाएगा।